हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी से भारतीय इतिहास को कवर करने वाले हैं। तो क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी को, भारतीय इतिहास को हम लोग कवर कर रहे हैं। और क्लास 6 की हम लोग कवर कर चुके हैं। नई और पुरानी दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कर लिया है। और क्लास 12 की एनसीईआरटी को भी हम लोग बहुत पहले ही कवर कर चुके थे। क्लास 12 की एनसीईआरटी में मैंने विपिन चंद्रा वाली जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको कवर किया हुआ है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज हम लोग क्लास 7 की करने वाले हैं। इसमें ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से मैं कर रही हूँ, दृष्टि द विज़न की, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। और इसके साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्वेश्चन है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता है। मध्यकाल में विदेशी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उनके द्वारा। एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए ये शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो कि अनजान हो। मध्यकाल में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या फिर संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जाता है। लेकिन एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? गाँव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत का। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह यानी कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल होते हैं? बताइए। सामंत शामिल होते हैं, सेनापति शामिल होते हैं, या फिर सैनिक शामिल होते हैं, या ये तीनों ही शामिल होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये तीनों ही शामिल होते हैं, सामंत, सेनापति और सैनिक। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे। कौन? राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत से निकला हुआ है, यानी राजा का पुत्र से। राजपूत यानी राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज़ किया जाता था, प्रयुक्त होता था, जो कि क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो कि उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं में सेवारत थे। ठीक है, नेक्स्ट। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? बताइए। रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था रहट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? पहला है, मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब था अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्र। दूसरा कथन है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो आप बताइए कि क्या दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ठीक है, ना कि आपके इसका मतलब अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन पहला? नस्तलिक लिपि दाएं से यानी इधर से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि शिक्त लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्या ये सही है? तो आपका जवाब होगा हाँ, सही है। दूसरा है, फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक
लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। नस्तलिख सबके लिए आसान था, तो ये गलत है। आपका सही जवाब होना चाहिए कि पहला वाला सही है। नस्तलिख लिपि यानी जो बाईं ओर से लिखा जाता था, बाईं से दाईं, उसमें वर्ण जोड़ करके धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिक्त लिपि जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये अधिक संक्षिप्त और सघन और कठिन थी। ठीक है, कठिन है मीन्स। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? बताइए। दक्कन की राष्ट्रकूट सामंत थे कर्नाटक के चालुक्यों के। किसके? दक्कन के राजकूट जो थे वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के बीच में मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? बताइए। वेट्टी शब्द चोल काल में किस लिए यूज़ किया जाता था? कर के लिए, जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जो कर, उसको वेट्टी कहा जाता था। ठीक है, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जबरन श्रम के लिए। ये सर्वाधिक उल्लिखित कर है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा 15 से भित्ति चित्र जिसमें कि 15 के एलोरा गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? बताइए। राष्ट्रकूट काल की, पल्लव काल की, चोल काल की या फिर बौद्ध काल की? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रकूट काल का। एलोरा की गुफाओं अथवा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? कल्हड़ की रचनाओं में कश्मीर के राजाओं का, कल्हड़ की रचना जो थी उसमें कश्मीर का उल्लेख किया गया है, उनके वहाँ के राजाओं की। ठीक है, ये एक वृहत संस्कृत महाकाव्य है राजतरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी एक वृहत संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्ण और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का ये एक अच्छा स्रोत है राजतरंगिणी। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। तो बताइए कि सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? इस लड़ाई का कारण था कलिंग पर नियंत्रण के लिए ये लड़ाई गई थी। तीनों राजवंशों के द्वारा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए ये सदियों तक संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कन्नौज जो था वो गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था और कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। तो बताइए कि इस काम के लिए वो किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो इसका जवाब सब कोई बहुत जल्दी दे सकता है। किसके लिए? अल-बरूनी के लिए। अल-बरूनी सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों व प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, चोल किसके सामंत थे? तो चोल थे पल्लवों के सामंत। ठीक है,
चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम था। इसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था और बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी ने आंसर किया होगा। राजराज। कौन? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना इनमें से किस चोल शासक के द्वारा की गई? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किया था राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया। चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी जब उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विभाजित किया था, तब इन विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा विजयी चोल का नगर नाम से इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो क्या ये सही है? तो आपका जवाब होगा हाँ। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। समझते हैं इसको हम। चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो आपका जवाब होगा हाँ। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ये भी सही है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ये भी सही है, तीनों ही सही है। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध थी। हाँ, बिल्कुल सही है। गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य थे। ये दोनों ही सही है। समझते हैं इसको हम डिटेल में। चोल काल के संबंध में दोनों ही सही है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेतों के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, और इस काल में गांवों के समूहों को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था, और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? जहाँ चीज़ें नहीं है पूछ ली जाती हैं, चीज़ें वहीं से डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। भूमि के प्रकार हैं ये और उनके बारे में विशेषताएं हैं। विल्लन वगाई। विल्लन वगाई क्या होता था? ये गैर ब्राह्मण किसानी स्वामी की भूमि होती थी, इसको क्या बोलते थे? विल्लन वगाई। सही है ये। ब्रह्मादेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे। ठीक है, हाँ सही है। शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होती थी, उसको बोलते थे शाला भोग। पल्लीचंदम मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को पल्लीचंगम बोलते थे। ये गलत है आपका। तिरुनमटुकनी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। गलत क्यों है उसको आप समझिए। गलत इसलिए है क्योंकि
पल्लीचलम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे। पल्लीचलम, ना कि ये जो है मंदिर में उपहार दी गई भूमि को कहते थे, ये स्पेशली जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी, उसको बोलते थे। और देवदान तिरुनमटुकनी, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मूवेंद वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी? किसको? चोल को। धनी भूस्वामियों को किस राजवंश के? चोल राजवंश के मूवेंद वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की। विल्लाल जाति के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन और अरैयार यानी मतलब कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उसे केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। थर्ड चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान। अब दिल्ली के सुल्तान से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली के शासक शुरू से अंत तक के, यानी कि आपके शुरू से यानी 1206 से। ठीक है, तुर्की शासक सबसे पहले था कब? 1206 में, 1206 से 1290 तक। ठीक है, तुर्की शासक। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से था, उसके बाद तुगलक वंश होगा, फिर सैयद वंश होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तुर्की शासक थे 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया, 1290 से 320 तक चला और ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला था खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश 320 से 1414 तक, फिर सैयद वंश था 1414 से 1451 तक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए। ठीक है, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर गैरिसन शहर था। गैरिसन शहर किले बंद बसाव क्षेत्र होते थे जहाँ पे सैनिक रहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने कि अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर के देवगिरी द्वार समुद्र और मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजिट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजिट किया था। दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई थी। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे क्या किया? वार्षिक कर ही वसूला था, अपने राज्य में नहीं मिलाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, तो बताइए कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिवान कहते हैं। सारी चीज़ें आप समझ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकें। खंभों वाली कक्षा को लिवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं। ठीक है, जो आखिरी सिरा होता है। और मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये बताइए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? बंदगा शब्द गुलाम के लिए प्रयोग किया गया था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर के होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके
इक्ता कहलाते थे। इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। नहीं, पहला सही है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। दूसरा गलत है। क्यों गलत है उसे समझिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके जो थे वो इक्ता कहलाते थे और इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार या अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे, ना कि अमीर कहे जाते थे। इनका फ़र्ज था कि ये अपने इलाकों में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करिए। कथन है, मुफ्ती लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, और इसका कारण दे रहा है थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले, पद जो था वो वंश और परंपरा से ना चले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर जो कर लगता था उसको बोलते थे खराज। क्या बोलते थे? खराज बोलते थे। खराज जो होता था ये कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था, उत्पादन का 50% दिया जाता था। खुम्स क्या होता है? ये लूट का धन होता था जो कि सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था, खुम्स। और जकात होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था, जकात। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, एक टोकन चलाया था। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते, जो टोकन होता था वो धातु के बने होते थे, लेकिन सोने या चांदी के ना होकर के सस्ती धातु के थे। ये भी सही है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे, जिस कारण मजबूर होकर के तुगलक को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी थी। इसी सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कि कुछ आज की कागज़ की मुद्रा की तरह थी। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। सीरी नाम का, वो किस जगह पर था ये बताइए आप। ये तुगलकाबाद में था, आगरा में था, दिल्ली में था या फिर अजमेर में था? तो आपका जवाब होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है तो ये क्या होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान के द्वारा लगाई गई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसका बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में किया है। पुस्तक पूछा जाता है किसमें? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। किसकी पुस्तक है ये? बर्नी की है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह पे नगद वेतन देना तय किया था। दोनों सही है। तो जानते हैं कुछ इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। तो आपका जवाब होना चाहिए सही है। कारण क्या दे रहा है, किस लिए? सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका था कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे,
इसीलिए क्या करते थे, ये उससे नीति से, सैन्य की नीति से परिचालित थी। हाँ, दोनों सही और कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, आप सभी जानते हैं। इससे मजबूर होकर के अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी की थी। बड़ी सेना को संभालने और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक चुनौती से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए थे, जिसमें कि सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी, क्या नाम है, रुद्रमा देवी, ये किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। किस वंश की? काकतीय देवी वंश, काकतीय वंश की। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यकाल में रानी दिद्या किस क्षेत्र की शासिका थी? रानी दिद्या कश्मीर क्षेत्र की शासिका थी। कश्मीर क्षेत्र की महिला शासिका थी, उनका नाम दीदी से निकला, बड़ी बहन। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य सबसे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं या उससे रिलेटेड कितने बन सकते हैं, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। हाँ, थे। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। दोनों ही सही है। प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो असत्य की बात करें तो ना पहला असत्य है ना दूसरा असत्य है, दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए। असत्य कथन इनमें से पहला है कि मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा करके किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ में अपना चित्र बनवाया था। तो इसमें से असत्य पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि केवल पहला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। नेक्स्ट, कुछ विशेष जानकारी इस प्रश्न के बारे में कि मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। क्वेश्चन है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था, ये बताइए। दिल्ली और पंजाब पे, दिल्ली और आगरा पे, केवल दिल्ली पे या फिर काबुल एवं पंजाब पे? तो आपका जवाब होगा दिल्ली एवं आगरा पे। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इनमें से सही सुमेलित कौन सा है, ये बताइए। पहला है कि खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि ये सही नहीं है। पानीपत का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये भी क्या है, गलत है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच में। तो तीसरा और चौथा सही है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1526 में हुआ था जो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और ना कि खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, ना कि 1526 में, जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार करिए। सैन्य अभियान के बारे में, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया।
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफ़ाविदों को हरा करके कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। तो सत्य पूछा जा रहा है, तीनों ही सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजकुमार सलीम की माँ जोधाबाई थी। राजकुमार सलीम कौन थे? जहांगीर थे। इनकी माँ जोधाबाई थी, बिल्कुल सही। अकबर के शासक के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी, ये भी सही है। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं चलाया था। दक्कन का अभियान चलाया था, तो ये गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई यानी जोधाबाई से विवाह किया था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ था। शहजादे सलीम के विद्रोहों के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उनकी सत्ता लड़खड़ा गई थी। अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई थी और उसने बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? दक्षिण के बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्य को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? मराठा शासक शिवाजी ने शुरू किया था। इस पद्धति के बारे में कुछ विशेष जानकारी तो नहीं है। मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की थी। ठीक है, मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। नहीं, गलत है ये। उत्तराधिकार में सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ये सही है। दूसरा वाला सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत ये सहदायत की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। हाँ, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, ये गलत है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाए जाते थे। हाँ, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कि कोई सरकारी पद या फिर हैसियत नहीं थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था। वो किसी को भी मनसब दे सकता था। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में, मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये आपका किया जाता था। हाँ, किया तो जाता था, सही है पहला। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक दिया जाता था, ये गलत है। जाट पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, यह भी गलत है। केवल पहला सही है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। ठीक है, जात की संख्या पर निर्भर होता था। ये आपकी प्रतिष्ठा या वेतन उतनी अधिक नहीं होती थी। और ये जो था ये आपकी जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्या कथन है? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें कि जागीर कहते थे। तो आपका जवाब होगा हाँ। मनसबदार इकदारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे और उन पर प्रशासन करते थे? नहीं, केवल पहला सही है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें कि जागीर कहते थे। दूसरा कथन गलत है कि मनसबदार इकदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं होते थे, ना ही वो उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था। बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि किस लिए किया था आकलन? ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। हाँ, दोनों सही है, कथन और कारण, और आर एक ही सही व्याख्या है। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन से ज़्यादा ना हो और तकरीबन वेतन के बराबर ही रहे। अगला कथन कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। हाँ, सही है। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई और मिलने वाले राजस्व में गिरावट हुई। तो ये दोनों सही नहीं है, केवल पहला वाला सही है। केवल ए सत्य है, आर असत्य है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था और जागीरों की संख्या में भी कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जमींदार का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए किया जाता था, जो कि राजस्व एकत्रित करता था, और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए किया जाता था, जो कि राजस्व संग्रह करता था। इन दोनों के लिए ही किया जाता था, मुखिया के लिए और स्थानीय सरदारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्त जो शब्द था वो किस ओर इंगित करता है? जब्त शब्द राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करता है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ये जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण इनमें से किस पुस्तक में मिलता है? अकबर के शासनकाल के बारे में अकबरनामा में मिलता जुलता है बिल्कुल। इसकी पुस्तक अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास जिन जिल्दों में लिखा था, जिसका शीर्षक था, और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा था। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बयान है। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरे जिल्द में आईने अकबरी है, जिसमें कि अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। मैज़दी कॉलम है, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में। विभिन्न विभाग हैं और पदाधिकार हैं, ठीक है, विभाग है और पदाधिकार है। प्रांतों के प्रशासक क्या होते थे? किस विभाग? प्रांतों जो प्रशासक होता था वो आपके कौन से पदाधिकारी कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा सूबेदार होता था, ठीक है। क्या होता था? प्रांतों के प्रशासक सूबेदार होते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या होते थे? उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दीवान, ठीक है। वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था वो क्या थे?
होते थे सदर में, और सेना नायक फौजदार होता था। ठीक है, ये विभागीय उनके पदाधिकारी हैं। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों को अकबर ने निर्धारित किया था और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें की सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहते थे, जो कि राजनीतिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो कि दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त होता था। और सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था वो कौन होते थे? आपके सदर होते थे। फौजदार सेना नायक होता था, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, और बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी। एक्स्ट्रा जो है वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करिए। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ में धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की थी। क्या ये सही है? हाँ, सही है। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। सत्य पूछ रहा है तो दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष जानकारी इसके बारे में है वो भी ले लेते हैं कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों, जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों, उलेमाओं, ब्राह्मणों के साथ में धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की थी। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। इन्हीं विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? अकबर की मदद किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी और शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेरशाह ने इनमें से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, या फिर देहरिया के युद्ध में? तो आपका जवाब होना चाहिए चौसा के युद्ध में और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया था। शेर खान ने इस युद्ध के बाद में अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ था। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ और द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। शेरशाह सूरी के प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपना करके अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया था। सही है। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। तो सत्य पूछा है तो दोनों ही सत्य है, पहला और दूसरा दोनों। कुछ विशेष जानकारी। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के तहत राज्य के हित की रक्षा की और प्रजा के उद्धार एवं उपायों दोनों को समान महत्व दिया। इसी के तहत उसने सैन्य एवं आर्थिक सुधार किए। वहीं शेरशाह के स्थानीय शासन के सिद्धांत, जिसने कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने में सहयोग किया। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह प्रशासन की ये विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई। टोटल क्लास 7 की भारतीय इतिहास NCERT में 10 चैप्टर हैं, जिसमें कि अब हम लोग 5वें चैप्टर को कवर करने वाले हैं और हो सकता है कि हम लोग 10 चैप्टर इसमें कवर कर डालें, प्रैक्टिस कर डालें। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। उसने नींव रखी और उसने कंप्लीट करा। नेक्स्ट है
कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था, और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा था अरबी। ठीक है, कौन सी भाषा? अरबी भाषा। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? टोडा निर्माण शैली का प्रयोग मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए और मकबरों तीनों के लिए किया जाता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है। कुछ विशेष जानकारी। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैती रख करके बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। कथन है 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद और भवन के विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था 12वीं सदी के आसपास। कारण दे रहा है कि 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें कि पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, और आर ए की बिल्कुल ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दहलीए कोहना, यानी जो कि वर्तमान में दिल्ली है, ये दहलीए कोहन था पहले, तो किस शासक ने दहलीए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इल्तुतमिश ने। किसने? किस शासक ने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली को दिल्लीए कोहना कहते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्लीए कोहना के एकदम निकट में एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था, और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? किस मुगल शासक ने? शाहजहां ने। नाम से ही आप समझ सकते हैं, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करके यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था, और यहाँ पे लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो कि लाल किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण बताइए किसने करवाया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत 4 बाग शैली के संदर्भ में जो कथन है उस पर विचार करिए। किसके बारे में? 4 बाग शैली के बारे में। पहला है, 4 बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी, तो आपका जवाब होगा हाँ। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को 4 बाग कहा जाता था? नहीं। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार 4 बाग का एक सुंदर उदाहरण है। केवल पहला सही है 4 बाग शैली के बारे में। ठीक है। 4 बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को 4 बाग कहा जाता था, ये सही है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार 4 बाग का एक सुंदर उदाहरण है, ये दोनों ही सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है, तो पहला असत्य है, क्योंकि 4 बाग जो है वो अकबर के समय से शुरू हुआ था। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी मकबरे में 4 बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था, और बाग 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही इसका नाम 4 बाग है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता है? 40 खंभों का दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता है। ठीक है।
दीवाने आम और दीवाने खास यानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा के लिए समारोह कक्षों के निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़े ही सावधानी पूर्वक बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चहल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नई तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो बताइए कि क्या दोनों सही है? तो आपका जवाब होगा हाँ, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बंगला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ये किस क्षेत्र में स्थानीय शैली थी? ये थी आपके बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ पे? बंगाल में। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? पितरादुरा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक को कहते हैं पितरादुरा। उत्कीर्णित यानी उभरे हुए संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूनों को ही पितरादुरा तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि शाहजहां ने सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनवाए थे। और दूसरा है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। और पूछ रहा है कि दोनों में से सत्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि ये दोनों ही सही है। ठीक है, कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंततः संबंध पर बहुत बल दिया। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें कि पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। वीणा बजाते हुए उस वो चित्र को बनाया गया है यानी दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 चैप्टर है। 5 चैप्टर को हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। अगले हम लोग सेशन में 5 जो बचे हुए हैं उन्हें हम लोग और कवर करेंगे। तो ये क्लास 7 का भी NCERT से भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये सेशन बहुत यूज़फुल होगा। सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू सो मच।